अरे क्या तोड़ा तूने? झनाक की आवाज सुनते ही आयशा रसोई से चिल्लाई। उसने बाहर आकर देखा तो उसकी बेटी से दीवार पर टंगा आईना गिरकर टूट गया था। वो माँ, मच्छरदानी में पैर फंस गया था तो ये हाथ से छूट गया। आयशा की 9 वर्षीय बेटी पीहू ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी आईने को दीवार से उतारने की? आयशा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। तो सुनकर उसकी सासू माँ से रहा नहीं गया। वे कहने लगी, क्यों डांट रही हो बेचारी पीहू को? बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती है। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा ना। हमारे रहते उसे डांटती या मारती हो तो ऐसा लगता है मानो तुम हमें ही थप्पड़ मार रही हो। लो शुरू हो गई इनकी नसीहतें। इन लोगों ने ही दोनों बच्चों का मन बड़ा कर रख दिया है। बच्चों को सुधारने के लिए कुछ कहो तो थप्पड़ इन्हें लगता है। इनके रहने से नफा तो कुछ भी नहीं है, केवल नुकसान ही नुकसान है। सासू माँ की बात से तिलमिलाए आयशा ने जाकर अपने पति चिराग से कहा। आयशा की बात सुनकर उसकी सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेचारी पीहू सहम कर कभी अपनी माँ का चेहरा निहार रही थी तो कभी अपनी दादी के आंसू पोंछ रही थी। ये तो लगभग नियमित दिनचर्या हो गई थी कि सासू माँ की बात आयशा बिल्कुल सहन नहीं कर पाती और उसका बड़बड़ाना चालू हो जाता। अब वह सहन करे भी तो कैसे? सुबह से उठकर सबके चाय नाश्ता का इंतजाम करने के बाद उसे अपने दफ्तर भी जाना होता था। आयशा के पति चिराग ने कई बार अपनी माँ को समझाया भी था कि वे आयशा को हर बात पर टोका टोकी न करें, पर वही धाक की 3 पात। चिराग के पिता ने भी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी, पर वे मानती ही नहीं थी। वे हंसकर कहती, घर में रहना है तो मुंह सिलकर कैसे जिए इंसान। उद्धरण चिन्ह। इसका नतीजा सामने था। रोज की चिकचिक से बच्चों पर भी बुरा असर हो रहा था। घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता था। उस दिन पीहू और उसके छोटे भाई अमन की स्कूल की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था। अमन का तो अंक तालिका अच्छा था, पर पीहू को औसत अंक ही मिले थे। ये देखकर चिराग का गुस्सा पीहू पर फूट पड़ा था। तुम्हारी मम्मी की नाराजगी बेवजह नहीं है। तुम डांट सुनने के लायक काम करती ही हो। क्या बेटा, अब तुम भी शुरू हो गए? क्यों उस बेचारी को? अपनी माँ को बीच में ही चिराग ने टोका। माँ, तुम सचमुच बीच बचाव कर बच्चों को बिगाड़ रही हो। अभी से ही इतने खराब अंक लाएगी तो आगे चलकर इसका क्या होगा? ये परीक्षा आखिरी तो नहीं न? कर लेगी दोबारा। अच्छा, तुम खुद तो 5वीं पास हो तो तुम क्या जानो पढ़ाई का महत्व? तुम्हारी इन्हीं फिजूल की बातों से घर में झगड़े होते हैं और बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। हम अपने बच्चों के दुश्मन तो नहीं न? ठीक ही कहती है आयशा, तुम लोगों के यहाँ रहने से हमारा फायदा कम नुकसान ज्यादा है। माँ की बात सुनकर चिराग ने आपा खो दिया था। वाह बेटे वाह, अब तुम्हें भी हमारे रहने का नफा नुकसान पता चलने लगा है। अब हमारे यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। चिराग के पिता ने उससे कहा, मैं तो आपको ज्यादा समझदार समझता था, पर आपने तो मुझे निराश ही कर दिया। माँ तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो वह कुछ भी बोल जाती है। आप तो पढ़े लिखे इंसान होकर अपनी पत्नी को टोकने के बजाय उसकी तरफदारी करने चले आए हैं। और यह बार बार यहाँ से चले जाने की धमकी किसे देते हैं? जाना है तो जाए। जब अकेले गांव में आप लोगों को रहना पड़ेगा तो समझ आएगा कि कहाँ रहने से क्या नफा है और क्या नुकसान। उद्धरण चिन्ह। बेटे की बात सुनकर चिराग के पापा हतप्रभ थे। भरे मन से वे वहां से उठकर चुपचाप चले गए। शांति जी, अपना सामान समेट लीजिए, मैं ट्रेन की टिकट निकलवा रहा हूँ। कन्फर्म होते ही हम गांव चले जाएंगे, चिराग के पापा ने उसकी माँ से कहा। शुभ शुभ बोलिए चिराग के पापा। बेटे बहू ने सुन लिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ले देकर यही लोग तो हमारे बुढ़ापा के सहारे हैं। वैसे भी अब इस उम्र में हम गांव में अकेले कैसे रहेंगे? बच्चों के बिना हमसे अकेले रहा भी नहीं जाएगा। मेरे ही बात बात पर मुंह खोलने की आदत से घर में विवाद बढ़ते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी चुप रहने की। आप आखिरी बार मुझ पर भरोसा करके देख लीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। चिराग की मां शांति जी ने अपने पति से मनोहार करते हुए कहा। अपने आप को कमजोर मत पड़ने दीजिए शांति जी। हमारे जैसे कितने उम्रदराज लोग हैं जो गांव में अपने बच्चों से दूर रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। हम दोनों मिलकर अपने हौसले के दम पर बुढ़ापे को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। आज न हमारा बेटा जवान हुआ है, इसके पहले आपका ये बूढ़ा पीढ़ी पूरे घर का भार अपने कंधों पर ढो रहा था। वैसे भी बेटे बहू को भी अपने मन मुताबिक जीने का अवसर मिलना ही चाहिए, तभी तो रिश्ते की खूबसूरती बरकरार रहती है। उद्धरण चिन्ह। आप ठीक कहते हैं जी। शांति जी ने अपने पति के बातों का समर्थन किया। टिकट कंफर्म होते ही वे लोग गांव की ओर निकल पड़े।
वहां पहुंचकर उन लोगों ने नए सिरे से अपनी गृहस्थी फिर से जमाने लगे। चिराग के पापा ने अपनी बंद पड़ी हारमोनियम को झाड़ पोंछ कर निकाला। धीरे धीरे उन्होंने अपने गायन के हुनर के जरिए गांव के कुछ बच्चे बच्चियों को तालीम देना शुरू कर दिया। इस प्रकार उनका मन भी बहलने लगा और 2 पैसों की आमदनी भी होने लगी। शांति जी को भी गांव की आबो हवा रास आने लगी और उनकी बंद पड़ी जिंदगी भी मुस्कुराने लगी। एक सहायिका की मदद से उनकी रसोई भी महकने लगी और उनकी बेटियों का मायका भी आबाद हो गया। दूसरी ओर चिराग और आयशा को भी दूर रहकर उनकी अहमियत समझ आने लगी। बच्चे भी अपने दादा दादी को बहुत याद किया करते थे। उनके माता पिता को अधिकतर काम में व्यस्त रहते। पीहू और अमन पर एकाकीपन हावी होने लगा था। अब पीहू भी बहुत चिड़चिड़ी और बीमार रहने लगी थी। अक्सर रातों को चौंक कर जाग जाना, किसी भी बात को लेकर घंटों आंसू बहाना आदि लक्षण उसमें दृष्टिगोचर होने लगे थे। चिराग और आयशा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें पता था कि उनकी बेरुखी के कारण ही बच्चों के दादा दादी गांव चले गए थे, पर उन्हें दोबारा गांव से बुलाने की वे लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक दिन दोनों बच्चे दादा दादी को बुलाने की जिद पकड़कर बैठ गए। उन्हें न बुलाने की सूरत में उन्होंने भूख हड़ताल तक की धमकी तक दे डाली। लाचार होकर चिराग ने अपनी मां को फोन लगाया। उसके हेलो कहते ही कैसे हो बेटे, मां की आवाज आई तो चिराग ने बमुश्किल अपनी रुलाई दबाकर कहा, आपके बगैर घर काट खाने को दौड़ता है। बच्चे भी दादा दादी को बुलाने की रट लगा बैठे हैं। आज तो उन लोगों ने खाना न खाने की हमें धमकी तक दे डाली है। आप आ जाते तो बहुत अच्छा होता। पिताजी से बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा हूँ माँ। कहना अगर हो सके तो वे मुझे माफ कर दें। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ माँ। बस आखिरी बार हमें माफ कर दो, अब दोबारा गलती नहीं होगी, चिराग ने कातर स्वर में कहा। तो शांति जी का दिल भर आया और आंखें छलक आई थी। आओगी ना माँ? माँ की चुप्पी के कारण चिराग ने पूछा। हाँ बेटा, अपनी रुलाई दबाकर शांति जी ने कहा। इसके 3 दिन बाद अपने घर में माँ पापा को देखकर चिराग और आयशा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पीहू और अमन भी दौड़कर अपने दादा दादी से लिपट गए थे। अब आप लोग हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे न? बच्चों ने भी सुबकते हुए दादा दादी से पूछा। बच्चों का उमड़ता प्यार देखकर चिराग के माँ पापा भी भाव विभोर हो गए थे। दादा दादी का स्नेह स्पर्श पाकर बच्चों के चेहरे की खोई रौनक लौट आई थी। पीहू और अमन को खिलखिलाते देख चिराग और आयशा भी फूट फूट कर रो पड़े थे। हमारी गलती पर हमें मन भर डांट लीजिए, पर अपनी छाया से हमें कभी महरूम मत कीजिएगा माँ पापा। बेटे हमें जाना ही होगा फिर से आने के लिए। दिलों में प्यार आबाद रहने के लिए रिश्तों में कुछ दूरियां भी बहुत जरूरी है बेटा। रिश्ते नफे नुकसान का सौदा नहीं देखते, ये तो बस प्यार बनकर हमारे दिलों में आबाद रहते हैं। चिराग के पापा की बातों में प्यार और समर्पण का नूर झलक रहा था। सच दोस्तों, परस्पर प्रेम, एक दूसरे का मान सम्मान और समर्पण से ही हमारा परिवार बनता है। पानी सिर से गुजर जाए इसके पहले हमें खुद ही संभल जाना चाहिए। माता पिता को भी बात बात पर अपने बेटे बहू को नहीं टोकना चाहिए, इससे आपसी विवाद तो बढ़ता ही है, साथ ही बच्चे भी इसका नाजायज फायदा उठाने लगते हैं। बेटे बहू को भी आपाक होकर माँ बाप का अनादर करने से बेहतर है उन्हें प्रेम पूर्वक हर बिंदु से अवगत कराना। रिश्तों में नफे नुकसान की बातें होने लगे उससे बेहतर है रिश्तों को थोड़ा स्पेस देना। कई बार हमारे तन की दूरियां मन को करीब ले आती है।